हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हाई स्कूल के द साइंस का जो पहला चैप्टर है उसको वन शॉर्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण होंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम अभिक्रियाओं के और समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलिए हम इस चैप्टर का नाम लिख देते हैं लेसन वन। लेसन वन है ना, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज इसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि जब हम कोई दो चीज़ को अगर मिलाएंगे और उससे जो नया पदार्थ बनेगा, उसको जो नया पदार्थ बन रहा है और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमको नया पदार्थ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया को अगर उदाहरण में हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम पानी ले ले और चीनी ले ले, दोनों को मिला दे तो शरबत एक हमारा नया चीज़ बन जाएगा। जो इन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कह देंगे रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, एक एग्जाम्पल हो गया ये। तो हम इसको एग्जाम्पल को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए केमिस्ट्री की दृष्टि से अगर देखें केमिस्ट्री में, तो हम इसको एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं। तो मान के चलिए हमने ले लिया हाइड्रोजन H2 ले लिया, ठीक, हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया ये, और इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन गैस के साथ इसका रिएक्शन कराया। ऑक्सीजन गैस के साथ इसका रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिल जाएगा H2O। अगर रिएक्शन को संतुलित करें तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये संतुलित हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया में मतलब नया चीज़ बना क्या, तो ध्यान से देखो, ये हमारा गैस है, हाइड्रोजन क्या है, हमारा गैस है, और O2 हमारा क्या है, ये भी हमारा गैस है, O2 भी हमारा क्या है, गैस है। अब ये दोनों गैस मिलके ये हमारा बन गया क्या, H2O, जो कि हमारा क्या है, लिक्विड है। एक नया चीज़ बन गया अपने आप में, ठीक, कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाए तो हमको गैस बनना चाहिए था, पर ये दोनों मिलके क्या बन गए, H2O बन गए। ठीक, हमारा क्या बन गया, लिक्विड, एक नया पदार्थ बन गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल होंगे। जैसे हम मान लीजिए कार्बन को ले लिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर CO2 बना लेगा, एक अन्य नया पदार्थ बन गया, नया उत्पाद बन गया। अब इसमें अगर हम देखें तो जो इस तरफ होता है इसको हम कहते हैं अभिकारक, इस तरफ जो भाग लेते हैं वो हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। और रिएक्शन के बाद जो हमारा नया चीज़ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक, अभिकारक इस तरफ हो जाता है, उत्पाद इस तरफ हो जाता है। तो अभिकारक क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो ये हमारा अभिकारक हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिकरण कहते हैं। तो ये हमारा रासायनिक अभिकरण हो गया। अब इसके आगे अगर हम समझना चाहें रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो ये तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब रासायनिक समीकरण समझते हैं। तो इसको इसके परिभाषा तो आराम से अपने से बना सकते हो। तो परिभाषा में हम कैसे लिखेंगे, परिभाषा में अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या परमाणु आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके परमाणुओं में जो होता है पुनर्व्यवस्थापन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं। अब अभिकारक ये क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक,
तो इस रिएक्शन को अपना लिख लेना। अब हम इसको मिटा के अब रासायनिक समीकरण समझाने जा रहे हैं। रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हम पहले एक रिएक्शन लिख दे रहे हैं जिससे समझने में आसानी होगी। तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन लिख दे। रिएक्शन हम कुछ भी लिख दे, जैसे मान लीजिए हम लिख दें कि Na ले ले प्लस HCl ले ले। मान लीजिए हमने क्या किया, एक सोडियम को HCl के साथ रिएक्शन कराया, जिसके फलस्वरूप हमें क्या बन गया, NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। अगर इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, और 2 का गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ पे ये क्लोरीन विस्थापित हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन इधर 2, सोडियम 2, सोडियम 2, हमारा रासायनिक समीकरण ये संतुलित है। अब रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि रासायनिक अपक्रिया, जो रासायनिक समीकरण है रासायनिक अपक्रिया का एक भाग है। रासायनिक अपक्रिया का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए, रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करने की एक विधि है। अब ये क्या है कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों को उचित सूत्रों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद को प्रदर्शित करने की विधि को प्रतीकों और सूत्रों से प्रदर्शित करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। अब ये हम आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम इसको मिटा के अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण तो हमें समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया को जो होता है संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया को जो संतुलित हम क्यों करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब सबसे पहले हम अगर इस टॉपिक को देखें तो इसमें सीधा सीधा लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, सबसे पहले हम यही समझ लें कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो हम पहले एक रिएक्शन लिख देते हैं, सिंपल सा एकदम एग्जाम्पल ले ले, H2 + O2 = H2O। ठीक, अब इसको अगर हम संतुलित कर दे तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारा ये संतुलित हो जाएगा। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, तो ऐसे समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान है वो फिक्स है, उसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। उसी प्रकार रासायनिक अपक्रिया में अगर हम देखें तो रासायनिक अपक्रिया से पहले जितने परमाणु होंगे, परमाणुओं की संख्या होगी, रासायनिक अपक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या सेम टू सेम उतना ही होना चाहिए, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो हमारा गलत सिद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से ये संतुलित समीकरण का महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक, तो यानी हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु और 2 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। दोनों को मिला के अगर हम देखें तो टोटल हमारा कितने परमाणु हो जाएंगे, 6 परमाणु हो गए। अब इधर देखें तो 2 परमाणु ये, 4 परमाणु ये हो गया और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, अगर इन दोनों को मिला के देखें तो 6 परमाणु ये हो गया। ठीक, तो अगर इसको ध्यान से अगर देखें तो अभिकारक में, अगर हम यहाँ देखें इधर अभिकारक में, ये हमारा अभिकारक हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो अभिकारक में टोटल कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु, और उत्पाद में टोटल परमाणु कितने हैं, 6 परमाणु, जिससे वजह से हमारा ये अब क्या हो गया कि दमा संरक्षण नियम को फॉलो कर रहा है। अगर हम इसको संतुलित ना करते तो ये हमारा, अगर संतुलित ना करते तो हमारा रिएक्शन कैसा था, H2 प्लस O2 बराबर H2O था। अगर यहाँ देखें तो ये 2 था, ये 2 था, दोनों मिलके क्या हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे ये 2 था, और ऑक्सीजन हमारा कितना था, 1 था, और दोनों को अगर हम देखें जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, जो कि हमारा संतुलित नहीं हो रहा था। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें जो परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में आपस में बराबर ना हो, अभिकारक में कुल परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में कुल परमाणुओं की संख्या आपस में ना बराबर हो, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को, ऐसे रासायनिक समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहेंगे। और जो बराबर हो, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में सबको आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण सबको समझ में आ गया, इसका महत्व भी समझ में आ गया। अब हम आगे चल रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे किया जाता है। आगे प्रक्रिया में जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, 4-5 रिएक्शन दे देगा, उसका नाम लिख देगा, उस रिएक्शन को लिखने के बाद उसको संतुलित भी करना होता है। तो उसको संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में हम चलिए समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे H2 प्लस O2, हमने एग्जाम्पल ले लिया, बना हमारा क्या, H2O। तो इसमें अगर हमको संतुलित करना हो तो रासायनिक, पहले हम लिख दे रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, संतुलित करने की विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले इसका एक ट्रिक होता है, हम उसको लिख दे रहे हैं यहाँ बगल में। इसको हम चोन से दर्शाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चोन से दर्शाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी विधि यही है कि सबसे पहले हम कार्बन को बराबर करेंगे। सबसे पहले किसको बराबर करेंगे, फर्स्ट कार्बन को। अगर हमारा दोनों तरफ कार्बन बराबर हो जाएगा तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, हाइड्रोजन को। सेकंड हमारा क्या है, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करने के बाद फिर हम कार्बन को संतुलित करेंगे। कार्बन को देखेंगे अगर नंबर बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में कार्बन को हम फिर बराबर करेंगे। हाइड्रोजन कार्बन बराबर हो जाने के बाद फिर उसके बाद हम किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। किसको, ऑक्सीजन को। तीसरा नंबर, ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद पुनः हम कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, तीनों को संतुलित पूरा एकदम अच्छे से कर लेंगे। तब लास्ट में हम चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन को संतुलित करेंगे। नाइट्रोजन को संतुलित कर लेने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। फिर नाइट्रोजन अगर देखेंगे नंबर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिर उसको संतुलित करेंगे। यानी इन चारों की प्रक्रिया ऐसे ही चलती है, पहले कार्बन को संतुलित, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को। अगर हम इस रिएक्शन को देखो तो ध्यान से, तो हम इस रिएक्शन में चलते हैं। यहाँ देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2 और O2 है, ये H2O है, मतलब इस तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इस तरफ H2O है। तो इसको अगर हम संतुलित करेंगे तो हम ध्यान से अगर देखें तो ये H2 है, ये O2 है। तो हम पहले किस में चलेंगे, कार्बन। तो यहाँ देखेंगे कार्बन तो दोनों तरफ नहीं है, तो उसके बाद हम अब कार्बन को तो छोड़ देंगे, कार्बन जब है ये नहीं तो उसको छोड़ देंगे। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन संतुलित हो रहा है कि है कि नहीं। हाइड्रोजन हम यहाँ देखेंगे, हाइड्रोजन उत्पाद में 2 है, अभिकारक में भी 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या तो बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, बराबर है। उसके बाद हम चलेंगे ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी संतुलित करना होगा उस अणु संख्या के आगे हम नंबर लिखेंगे, ना कि इसके बीच में यहाँ ऐसे लिख दे, ऐसे लिख देंगे तब तो गलत हो जाएगा। ठीक, जो भी नंबर हम लिखेंगे आगे लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारा ऑक्सीजन बराबर है, ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ देखें तो 2 दूनी 4 है, और हाइड्रोजन यहाँ देखें तो 2 है, हाइड्रोजन हमारा गड़बड़ हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन के यहाँ संतुलित कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आया।
अब इतना समझ में आ गया तो एक आध दो रिएक्शन हम और ले रहे हैं। जैसे एक आध दो रिएक्शन अगर हम ले, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH4 और O2, हमने इसके साथ रिएक्शन कराया। मेथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस H2O बनता है और प्लस ऊर्जा बनता है। ठीक, अब अगर हम देखें तो CH4 O2 है और इधर CO2 और H2O है, तो सबसे पहले हम किसको बराबर करेंगे, कार्बन को बराबर करेंगे। तो कार्बन है कितना यहाँ पे, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन तो हमारा बराबर है। कार्बन बराबर होने के बाद अब हम चलेंगे किस पे, हाइड्रोजन पे। किस पे चलेंगे, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ देखेंगे 4 हैं और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यानी 4 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 कमी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। 2 का हमने गुणा कर दिया तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और यहाँ भी 4, कार्बन 1, यानी कार्बन और हाइड्रोजन हमारा बराबर हो गया। अब उसके बाद किसके पास चलेंगे, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और एक 3 है, और यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, 2 ही है, तो हम सबसे पहले क्या, अरे यहाँ 2 और 2 4 है, देखो यहाँ पे हम भूल गए थे, ये 2 है और ये ऑक्सीजन 1 है, तो 2 1 जा 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, टोटल 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा संतुलित। तो ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया। ऐसे जितने भी रासायनिक समीकरण होंगे हम इस विधि से हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अर्थात चोन की विधि से हम इसको क्या कर देंगे, संतुलित कर सकते हैं। ठीक, ऐसे जितने भी एग्जाम्पल होंगे बुक में अपना लिख के संतुलित करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक, अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण की जो विधि थी हमने इसको अच्छे से बता दिया है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो लिख दे रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत से प्रकार हैं, जो हम सीरियल से एक एक रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखते चले जा रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे और उसका एक एग्जाम्पल नीचे लिख देंगे। तो अब इतना समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में नाम परिभाषा के अलावा आपका रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, परिभाषा कितना अच्छा लिख देंगे तो आपका नंबर कटना तय है। अगर आप परिभाषा के साथ साथ रिएक्शन अच्छे से लिख दे रहे हैं तो आपको नंबर पूरा का पूरा इसमें इस टॉपिक में मिलता है। ठीक है, तो हम पहला इसमें नाम जो रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं पहला प्रकार में, तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि जुड़ना। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, ऐसी अभिक्रिया जो जुड़ के एक जैसा बन जाए, एक जैसा बने, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे अगर मान लीजिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान के चलिए ये मार्कर हमारा एक ढक्कन हो गया और ये मार्कर का पेन हो गया, अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो हमारा एक पूरा मार्कर होल बन जाएगा, पूरा एक मार्कर पूरा बन जाएगा। तो इस पूरे मार्कर को ही हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, यानी ये जो जैसे बना है इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब अगर इसका हम केमिकल में रिएक्शन में ले लें तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं H2 + O2। अगर इसको ले लें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीज़ है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O बन जाता है। उसी प्रकार अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को ले लें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन को हम लेंगे तो बन जाएगा हमारा CO2। रिएक्शन लिखने के बाद संतुलित करना बहुत जरूरी है। अगर संतुलित तो आप नहीं करेंगे तो आपका नंबर कटना तय है। ठीक, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तो
तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें, जैसे इसमें नाम से पता चल रहा था इसमें भी नाम से पता चल रहा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है अलगाव, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे नए पदार्थ बनाते हैं उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम ले ले कैल्शियम कार्बोनेट ले ले, CaCO3 ले ले, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा CaO + CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 अलग अलग बन जाएंगे। ठीक, और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अगर हम ले लें कॉपर ले ले, कॉपर ऑक्सीजन ले ले, इन दोनों को अगर हम गर्म करें तो ये दोनों टूट जाएंगे, ये दोनों टूट के क्या बनेंगे, अगर इसको गर्म करेंगे तो हम क्या बनेंगे, तो Cu कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, यहाँ पे इसको संतुलित हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ध्यान से अगर देखो तो ये हमारा एकल पदार्थ है, एकल अभिकारक के रूप में एकल पदार्थ है जो टूट कर छोटे छोटे नए उत्पाद के रूप में हमें पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। तो यानी यहाँ टूट के क्या हो जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया जस्ट एक दूसरे के विपरीत है, यानी उल्टा है। ठीक, संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया, वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, किसकी तरफ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की तरफ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, जैसे इन दोनों का नाम से पता चल रहा था, इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा देने वाला, ऊष्मा देने वाला, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त हो, उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अगर हम ले ले CH4 प्लस CH4, इसको हम क्या करें, ऑक्सीजन के साथ अगर गर्म करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ऊष्मा। यानी इस मेथेन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड काले धुएं के रूप में, लिक्विड के रूप में हमें H2O और प्लस ऊष्मा हमें, जिसे हम आँच कहते हैं, वो चीज़ हमें मिलेगा। यानी ये हमारा क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार अगर हम ले लें ग्लूकोज को C6H12O6, अगर इसको हम O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ये भी हमारा सेम वही प्रक्रिया बनेगा। यानी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं अगर उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड H2O और प्लस ऊष्मा बनता है। ये हमारे दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। तो ये समझ में आ गया होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा मिले, उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा मिले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये तीनों रिएक्शन हो गया, तीनों नाम प्रकार हो गए रासायनिक अभिक्रिया को। तो अब इसको मिटा के हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला हम चल रहे हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तरफ। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तरफ चल रहे हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसमें भी नाम से ही पता चला, शोषी मतलब शोषण करना, मतलब ऊष्मा को लेना, ग्रहण करना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम ऊष्मा को ग्रहण करें तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर हम ले लें कैल्शियम कार्बोनेट ले ले, CaCO3 ले ले, प्लस हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, ताप देंगे, गर्म करेंगे, तो हमारा बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा। यानी यहाँ अगर ध्यान से देखो, हम इसको
टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, यानी शोषण कर रहा है उष्मा का, ये क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण करे, उष्मा का क्या कर दे, शोषण कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कह देंगे। ठीक, जैसे अगर हम ले लें AgCl ले लें, AgCl ले लें, इसको अगर हम सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन में दिखाएं, सूर्य के प्रकाश में अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है सूर्य के प्रकाश में, तो ये हमारा 2Ag + Cl, Cl2 बन जाता है। ठीक है, Cl2 बन जाता है, यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे तो रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसको भी टूटने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का उष्मा चाहिए, सूर्य की ऊर्जा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, अर्थात ये भी उष्मा का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जब ये भी उष्मा को ग्रहण करेगा तो ये Ag और Cl अलग अलग हो रहे हैं, अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, किसकी तरफ चल रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अब हम आगे समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए ऐसे समझ लो कि नाम से अगर हम देखें, विस्थापन मतलब होता है किसी को हटा के उसकी जगह स्थापित हो जाना। विस्थापन का आपका मतलब होता है किसी को हटा के उसकी जगह स्थापित हो जाना, यानी ऐसी अभिक्रिया, अब हम इसको ऐसे बता रहे हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा के उसकी जगह पे विस्थापित हो जाए, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लें, अब हमने क्या किया, इसको H2 के साथ रिएक्शन कराया, तो कॉपर जो हाइड्रोजन है कॉपर की तुलना में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, इसको हटा के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो यानी कॉपर यहाँ अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमारा ये रिएक्शन अलग हो गया, यानी ये इसके हटा के इसकी जगह पे विस्थापित हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, अब जैसे और एग्जाम्पल अगर लेना चाहे, जिंक ऑक्साइड ले लो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, सेम टू सेम यही चीज़ हो जाएगा, Zn+H2O। ध्यान से देखो, यहाँ भी जिंक को हटा दिया गया है, यहाँ भी कॉपर को हटा दिया गया है, यानी कॉपर को और जिंक को हटा के हाइड्रोजन उसकी जगह पे विस्थापित हो जा रहा है, जिससे पानी का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारी अभिक्रिया कौन सी कहला जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहला जाएगी। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, इसके रिएक्शन हो गए और इसका परिभाषा में अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया के बाद अब हम चल रहे हैं अगला छठवां का जो रिएक्शन हमारा है छठवां, वो हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन मतलब होता है कि विस्थापन तो हटा के हो ही रहा है, पर यहाँ दोनों अलग अलग, वो उसकी जगह पर चला जाएगा, वो उसकी जगह पर चला जाएगा, यानी ऐसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, एक आयन इसमें उठ के चला जाए, इसका आयन इसमें उठ के चला जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसके लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, अगर इन दोनों का रिएक्शन कराएं तो हमारा बनेगा NaCl प्लस NaCl नमक बन जाएगा और बेरियम सल्फेट BaSO4। अब ध्यान से अगर देखो तो ये हमारा सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है। अगर इसको अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ जो सोडियम सल्फेट है इसमें अगर देखें तो ये हमारा सोडियम है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन आएगा यहाँ सल्फेट को पूरा हटाएगा, सल्फेट आएगा बेरियम के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्लोरीन आया किसके साथ जुड़ा, सोडियम के साथ, और सल्फेट किसके साथ जुड़ा, बेरियम के साथ, यानी दोनों एक दूसरे के आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है एक दूसरे से, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान देने वाला है, ये एक्वा सोल्यूशन होता है और ये हमारा एक्वा सोल्यूशन होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये भी एक्वा सोल्यूशन के रूप में होता है हमारा,
और ये हमारा सॉलिड के रूप में बनता है। अवक्षेप, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो रिएक्शन होगी इन दोनों का सोल्यूशन को आपस में मिलाएंगे तो अवक्षेप के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है तो इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी ये हमारा जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो जा रहा है। ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के हैं विपरीत। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आयनों का आदान प्रदान के साथ साथ एक अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, अर्थात इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया हमको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अवक्षेपण द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया हमारा हमने साफ में बता दिया। अब इसके बाद हम चल रहे हैं अपना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये हमारा 7वां है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, या तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन निकल जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ ध्यान से अगर देखें, जैसे ये कापर है, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कापर ऑक्साइड बन जाएगा। यानी इस कापर में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। अगर हम जैसे ले ले जिंक, ले ले जिंक को भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, कापर था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए, या तो हाइड्रोजन निकल जाए या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब उसके बाद चलते हैं हम 8वां, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए ऑक्सीजन निकल जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए ऑक्सीजन निकल जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम ले लें कि H2 मान लीजिए कापर ऑक्साइड ले ले, कापर ऑक्साइड ले ले और इसको हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें तो हमारा बनेगा क्या, H2O, मतलब कापर अलग हो जाएगा, कापर से ऑक्सीजन हट जाएगा। यानी ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यानी H2O यहाँ अलग हो जाएगा। इसी के जस्ट उल्टा ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक अलग हो जाएगा और उसके बाद H2O बन जाएगा। ठीक, रिएक्शन को संतुलित कर देना, ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हो गया। ये हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना या त्यागना, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, अब आगे बताने जा रहे हैं। अब जो हमारा अगला है, जो अगला नंबर है वो हमारा कौन सा है, 9वां नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, नाम से ही इसमें पता चल रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है। रेडॉक्स मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है, तो इसे को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल ले लें, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ क्या हो, अपचयित हो और दूसरा पदार्थ क्या हो, उपचयित, अर्थात ऑक्सीकृत हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले ले, कापर ऑक्साइड और प्लस H2, तो हमारा बनेगा क्या, कापर प्लस H2O। अगर हम ध्यान से यहाँ देखें, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपचयित हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है।
क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे हमारा कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हो गया, ये हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया हमको दोनों, अब ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ में होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये हमको समझ में आ गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आया। तो रासायनिक अभिक्रिया के अब जितने प्रकार थे 9, हमने 9 लगभग एक और मिला के दिया और 6 पर अभिक्रिया को, तो 10 रासायनिक अभिक्रिया थे जिसके नाम थे, हमने 10 को अच्छे से बता दिया, उसकी परिभाषा भी बता दिया और उसका जो रिएक्शन है वो भी हमने बता दिया। इस रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा ज़रूर, क्योंकि रिएक्शन लिखना इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हम इस आगे चल रहे हैं। ये हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए। अब आगे हम चल रहे हैं संक्षारण की तरफ। क्या चल रहे हैं, संक्षारण की तरफ। अब संक्षारण होता क्या है, इसको समझ ले। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण हमारा, जैसे संक्षारण का सीधा सा अर्थ होता है नष्ट करना या नष्ट होना। संक्षारण का अर्थ होता है सीधा सीधा नष्ट होना ना, यानी जब हम किसी पदार्थ में, अगर जब किसी पदार्थ नष्ट होने लगता है, अर्थात खराब होने लगता है, बेकार हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ये संक्षारित हो रहा है, यानी खराब हो रहा है, यानी नष्ट हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं संक्षारण। अब संक्षारण का, अब हम अगर हम धातुओं को ले लें, धातुओं में ले लें, जैसे लोहे है, लोहा को अगर हम खुले में छोड़ दें तो उसमें नमी के कारण वो क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जंग लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोहा जो होता है अपना जो अस्तित्व होता है धीरे धीरे खोने लगता है, अर्थात नष्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल आदि आर्द्रता के संपर्क में, अम्ल आर्द्रता नमी के संपर्क में जब कोई धातु आता है तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, इसी को हम कहते हैं संक्षारण। जैसे अगर हम ले ले लोहे में, अगर हम एग्जाम्पल ले ले लोहे में, भूरी परत चढ़ना, भूरी परत चढ़ना, जिसे हम क्या कहते हैं, भूरी परत चढ़ना, जिसे हम सीधा सीधा जंग कहते हैं। ठीक, और हम ले लें तांबा, ले लें तांबे पे अगर हम ले लें हरी परत का चढ़ना, हरी परत का चढ़ना, तांबे पे हरी परत होता है, चांदी पे काली परत होता है, चांदी पे काली परत होता है। ये सब क्या है, ये सब संक्षारित होने का एक प्रक्रिया है, संक्षारित होने का एक प्रक्रिया। लोहे पे बुरी परत चढ़ जाती है तो समझ लो लोहा संक्षारित हो रहा है। तांबा है, अगर उसमें हरी परत चढ़ रहा है तो समझ लीजिए तांबा संक्षारण की प्रक्रिया में चल रहा है, यानी तांबा नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। चांदी देखेंगे तो उसमें काली परत चढ़ता है, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होता है। ठीक, अब संक्षारण वो हमारा ये हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होता है हमारा, अगर ध्यान से देखें तो विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत का मतलब होता है अजीब और गंधिता का मतलब होता है गंध आना, यानी जब किसी पदार्थ में से अजीब गंध आने लगे तो हम कहते हैं वो वस्तु क्या हो गई, विकृत हो गई है, गंधित हो गई, विकृत गंधित हो गई है, अर्थात उसमें अजीब दुर्गंध आने लगता है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई तैलीय खाद्य सामग्री है, जो छनी, मतलब तेल में छना हुआ कोई पदार्थ है, अगर उसको रख दे किसी लंबे समय तक लिए, मतलब थोड़े समय के लिए अगर रख दे तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो स्वाद होता है बदलने लगता है, उसका स्वाद जो होता है बदलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें से अजीब दुर्गंध आने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि वस्तु क्या हो गई, विकृत हो गई है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अगर हम लिख लें, जैसे अब इसको सुरक्षित कैसे करें, जैसे चिप्स का एग्जाम्पल ले लें। चिप्स के पैकेट में देखोगे तो फूला रहता है, चिप्स के पैकेट में अगर हम देखेंगे, चिप्स का एक पैकेट ऐसे बना रहता है ना, लेज होता है, लेज का पैकेट होता है चिप्स का, इसमें देखोगे फूला रहता है, ये क्या होता है, फूला रहता है। तो इसमें क्या, कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भरी होने की वजह से ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चिप्स हमारा सुरक्षित होता है। यानी अगर किसी वस्तु को, तली हुई वस्तु को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें नाइट्रोजन
मतलब अगर चिप्स है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे, जिसकी वजह से देखोगे हमारा चिप्स का पैकेट जो होता है फूला होता है, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता। अगर चिप्स में पैकेट में नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारी विकृत गंधीयता का एग्जाम्पल हो गया। तो आशा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये जो 1 शॉर्ट वीडियो है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो वीडियो है इसकी जानकारी उनको भी अच्छे से हो जाए और बोर्ड एग्जाम में उनको अच्छे से मदद मिल जाए।